हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं काय चिकित्सा का सेकंड टॉपिक, गुलेनबेरी सिंड्रोम। इससे पहले हमने माइस्थीनिया ग्रेविस को पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके बारे में हमने स्टडी करी है। जैसे जैसे हमने उसको पढ़ा था, सब चीज़ें उसकी भी कॉजेज़ से लेकर मैनेजमेंट तक पढ़ा था, वैसे ही हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं गुलेनबेरी सिंड्रोम में क्या होता है, ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, ये सब जानते हैं। और अगर पिछले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलेनबेरी सिंड्रोम क्या होता है। तो गुलेनबेरी सिंड्रोम इज़ एन एक्यूट ऑटो इम्यून रैपिड प्रोग्रेसिव एंड पोटेंशियल फैटल सिंड्रोम, ये इसकी डेफिनेशन है पूरी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, एक्यूट, ये बहुत तेज़ी से होने वाला है, एकदम से होता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। सेकंड चीज़, तीसरी चीज़ रैपिड प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है बीमारी। ठीक, रैपिड प्रोग्रेसिव है। और ये कैसे, इसका मैनर किस तरीके का होता है, किस तरीके से बढ़ती है, जैसे हमने पिछले माइस्थीनिया ग्रेविस में देखा था कि वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आ रही थी, मतलब हमारे ऊपर से ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा पहले हो रही थी, ऊर्जत्रुगत वाले हिस्से में पहले हो रही थी, नाक कान आँख ये सब पहले इन्वॉल्व हो रहे थे हमारे। अब इसमें क्या होता है, गुलेनबेरी सिंड्रोम में ये हमारी असेंडिंगली होती है, मतलब नीचे से ऊपर के लिए होती है। पहले हमारे फीट, फिर हमारा नी, ये सब चीज़ें थाइज ऐसे करके इन्वॉल्व करती हुई ये ऊपर के लिए बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मैनर कैसा है, असेंडिंग मैनर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। पोटेंशियली फैटल सिंड्रोम होता है, ये जो होता है जब ये हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स या कार्डियक मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो ये फैटल हो जाता है, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो हम समझ गए, गुलेनबेरी सिंड्रोम इज़ एन एक्यूट ऑटोइम्यून रैपिड प्रोग्रेसिव पोटेंशियल फैटल सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूट बहुत तेज़ी से होने वाला है, एकदम से तीव्रता से उत्पन्न होता है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स के अपोजिट ही काम करने लगती हैं। रैपिड प्रोग्रेसिव मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है ये। और पोटेंशियली फैटल सिंड्रोम मतलब फैटल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी उत्पन्न कर सकता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें सेगमेंटेड डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनमें क्या होने लगता है, डीमाइलिनेशन हो सकता है। अब आप जानते होंगे कि हमारी जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है जो कि फैट्स वगैरह से बनी हुई होती है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें हम देखते हैं, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये जो है माइलिन शीट होती है। ठीक है, ये माइलिन शीट है। इस माइलिन शीट के वजह से क्या होता है, क्लीन करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस माइलिन शीट से ये होता है, जब भी हमारा एक्सटेंड पोटेंशियल जनरेट होता है तो इम्पल्स जो होती है वो एक माइलिन शीट से दूसरी माइलिन शीट पे आती है। ठीक है, ताकि हमारा जो मैसेज वगैरह जो भी आ रहा है ऊपर से वो आगे कन्वे हो सके। ठीक है, जो हमारा इम्पल्स होता है वो एक माइलिन शीट से दूसरी, मतलब माइलिन शीट से कन्वे होती हुई आगे के लिए आती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक, अब होता है क्या है, इस बीमारी हमने क्या देखा, डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व। जो हमारी नर्व है, ये नर्व जो है हमारा, ये जो पेरिफेरल नर्व है इसका डीमाइलिनेशन हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये माइलिन शीट ख़राब होने लगी, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, ये ख़राब होने लगी है यहाँ पर। तो माइलिन शीट क्या हो रही है, डीमाइलिनेट होने लगी है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, माइलिन शीट जो है वो ख़राब हो रही है, डैमेज हो रही है, ये हमको देखने को मिल रहा है। इसको और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी, ये बोला जाता है इसको, और भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। देखते हैं इटोलॉजी के बारे में। इटोलॉजी मतलब, तो इसमें हमको देखने को मिलता है, यूजुअली ये हमको कौन सी एज में देखने को मिलता है, एज ग्रुप क्या होता है हमारा, 15 to 40 ईयर्स की एज में हमको देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो देखते हैं किसमें ज़्यादा किसमें कम, तो मेल्स फीमेल रेशियो में कितना है, 1.5:1 का रेशियो, मतलब मेल्स में ये जो है ये हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। किन में ज़्यादा देखने को मिलती है, मेल्स में इसके इंसिडेंस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन इसका किस तरीके से होता है, आप देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होती है। तो इन्फेक्शन बताए, यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होती है या जीआई इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो 70% जो होते हैं यही कॉज होते हैं, या तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हुआ हो या फिर उसको गैस्ट्रो का इन्फेक्शन हुआ हो, तभी ये बीमारी होने की संभावना है। अब इसमें बताया कि इसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं, तो आप याद रखिए ये दो नाम, कैम्पाइलोबैक्टर जिजनाई एंड सेकेंड नेम इज साइटोमेगालो वायरस। ये दो नाम होते हैं, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी। ठीक है,
पहला नाम क्या है, कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई, एंड सेकंड नेम साइटोमेगालोवायरस। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। यही हमें जब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या जीआई में ये इन्वेड करते हैं, ये आके इन्फेक्शन करते हैं ये वायरस, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारी माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन पैदा होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे होती है, तो आगे बढ़ते हैं अब आगे। तो देखिए पहले अब इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है, सब टाइप्स भी पढ़ लेना फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम विद ए नंबर ऑफ सब टाइप्स, काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं इसके। तो गुलेनबेरी सिंड्रोम के सब टाइप क्या है वो, हाँ गुलेनबेरी सिंड्रोम का सब टाइप क्या है, एक्यूट, ठीक है, जल्दी से होने वाली, इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग के संग, डीमाइलिनेटिंग, पॉलीन्यूरोपैथी। पॉलीन्यूरोपैथी मतलब डैमेज ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स हैं उनके बारे में बोला है कि उनका डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटेड मतलब जो हमारी माइलिन शीट है उस माइलिन शीट को हटना शुरू कर देता है, ठीक है, उसका डैमेज होना। तो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी। सेकंड कौन सा है, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, मोटर एक्सोनल, ठीक है, जो मोटर वाली हमारे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक। थर्ड वाला क्या है, एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, मतलब मोटर नर्व का जो एक्सॉन है और सेंसरी नर्व्स का जो एक्सॉन है वो इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस यहाँ पर हमको एक सिर्फ मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी मिल रही है और ऊपर वाला क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटेड न्यूरोपैथी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सब टाइप्स हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं फेजेस के बारे में। तो ये कैसे पता चलता है कि ये स्टार्ट हो गया है। अब पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि होता क्या है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कंपाइलोवेक्टर विजुनाई की वजह से हुआ या फिर साइटोमेगालोवायरस की वजह से हुआ, तो उस इन्फेक्शन के होने के 2 से 3 हफ्ते बाद जो होता है, पेशेंट कंप्लेंट करना शुरू कर देता है सिम्टम्स की, जो कि हमारे सिम्टम्स किसके होते हैं, गुलेनबेरी सिंड्रोम्स के होते हैं। अब होता क्या है, जब वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो होता है हमारे शरीर के अंदर आता है, तो हमारी शरीर की जो सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करना चालू कर देती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना चालू कर देती हैं। जब एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारे कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई या फिर साइटोमेगालोवायरस जो है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेम एज इट इज़, मतलब एक बोल सकते हैं मिमिक्री होती है। किसकी मिमिक्री होती है, जो हमारी माइलिन शीट होती है उसकी मिमिक्री होती है। मतलब सेम दोनों जगह पर पाए जाने वाले जो हमारे प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो साइटोमेगालोवायरस या फिर हमारी कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई को तो डिस्ट्रॉय करती ही करती हैं, उसके साथ में करती हैं ये हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सेम एज इट इज़ मिमिक मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, जो हमारी मिमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मिमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कैसे, जैसे कि जो कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो पाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स जो पाए जा रहे हैं, वो सेम प्रोटीन हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं, माइलिन शीट हमारे नर्व्स के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट होती है जब दोनों जगह सेम चीज़ पाई जा रही है, और अगर एक के खिलाफ, एक तरीके के प्रोटीन के खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जब हमारी उसके खिलाफ प्रोड्यूस कर रही है तो जाहिर सी बात है वही एंटीबॉडीज़ जो होगी हमारी जो दूसरे जगह पाए जाने वाले वो सेम प्रोटीन्स है वहाँ पर भी एक्ट करेगी। तो यही सेम कंडीशन होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो माइलिन शीट होती है उसमें भी वही अमाइनो एसिड्स, वही हमारी प्रोटीन पाई जाती है। तो क्या करती है, साइटोमेगालोवायरस या कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई को तो ख़त्म करती ही करती है, उसके साथ में हमारी जो नर्व्स के ऊपर माइलिन शीट होती है उसको भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं वो एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये होती है मेन इसके कारण, ठीक है। अब आगे देखते हैं फेजेस में तो किस तरीके से फेज़ आते हैं इसके। तो 3 फेज़ हैं, ठीक है, एक एक्यूट फेज़, प्लेट्यू फेज़ एंड रिकवरी फेज़, ठीक है। रिकवरी हो जाती है इसमें। एक्यूट फेज़ में क्या होता है, एक्यूट फेज़ बिगिन व्हेन द फर्स्ट डेफिनेटेड सिम्टम डेवलप्स एंड 1 to 3 वीक लेटर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि जब पहला डेफिनेट सिम्टम हमको देखने को मिलता है, पहला डेफिनेट सिम्टम हमको कब देखने को मिलता है, जब कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई या फिर साइटोमेगालोवायरस, ये 2 वायरस जो हैं हमारे, कंपाइलोवेक्टर जिजुनाई या फिर साइटोमेगालोवायरस जो है हमारा, जब ये वायरस जो होते हैं बॉडी में आते हैं, आने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। इन एंटीबॉडीज़ से क्या होता है, इन इन्फेक्शंस के होने के 2 वीक्स के बाद हमको जो फेज़ देखने को मिलती है उस फेज़ को हम बोलते हैं एक्यूट फेज़ और इनिशियल फेज़, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ इसमें बनी होती हैं बॉडी के द्वारा, वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी माइलिन शीट को ख़राब करना, डैमेज करना शुरू कर देती हैं।
तो शुरू करने के बाद हमको जो सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे शुरू करा तो एकदम सिम्टम्स तो मिल नहीं जाएंगे, तो जब वो डैमेज कर लेंगी थोड़ा बहुत उसके बाद सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जब वो डैमेज कर लेती हैं तो हमको सिम्टम्स देखने मिलते हैं, वो मिलते हैं एक्यूट फेज़ में, ठीक है। तो डेवलपमेंट बता दिया है इसे कब शुरू होती है, ये फेज़ कम से कम 2 हफ्ते बाद, इस इन्फेक्शन के होने के 2 हफ्ते बाद ये हमको फेज़ देखने के लिए मिलती है, एक्यूट फेज़, ठीक है। और ये डेवलपमेंट और लेट कितना टाइम लगता है, 1 से 3 हफ्ते कम से कम। मैं आपको एक बार साफ करके दोबारा बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कम से कम कितना टाइम लगता है, 1 से 3 हफ्ते बाद इन्फेक्शन के, जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद 1 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर एक्यूट फेज़ जो होती है हमारी शुरू होती है, बनती है मतलब, ठीक है। जो फर्स्ट डेफिनेट सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है, पहला गुलेनबेरी सिंड्रोम का जो पहला सिम्टम देखने को मिलता है वो 1 से 3 हफ्ते बाद देखने को मिलता है, जब हमारा जो वायरस होते हैं बॉडी पे अटैक करने के बाद, ठीक है। मतलब वायरस ने बॉडी में अटैक किया, उसके 1 से 3 वीक के बाद हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है बॉडी में गुलेनबेरी सिंड्रोम का। किसका, गुलेनबेरी सिंड्रोम का। तो फर्स्ट समझ में आ गया आपको, फर्स्ट एक्यूट फेज कब मिलती है देखने के लिए, ठीक है। सेकंड आते हैं प्लेट्यू फेज। प्लेट्यू फेज मतलब एक समान लक्षण बने रहते हैं लगातार, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, एक सेम, मतलब जो सिम्टम्स हैं वो वैसी के वैसी बने रहते हैं, ना बढ़ावट ना गिरते हैं ना बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइम की होती है, एक्यूट फेज लास्ट फॉर द सेवरल डेज टू 2 वीक्स, ठीक है। कब से कब तक रहती है, सेवरल डेज से 2 वीक्स, मतलब 1 से 3 हफ्ते लगे एक्यूट फेज आने में। फिर एक्यूट फेज के बाद जब हम पहला सिम्टम मिल गया, पहला सिम्टम मिलने के बाद फिर हमारी जो प्लेट्यू फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको उसके कुछ दिनों से लेकर 2 हफ्ते तक हमारी प्लेट्यू फेज रहेगी, मतलब हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके बढ़ेंगे, और नॉर्मल मतलब वही सिम्टम्स जो हैं तुमको देखने मिल रहे थे वो बने रहेंगे हमारे सिम्टम्स, ठीक है, प्लेट्यू फेज में। अब आता है रिकवरी फेज। इस बीमारी से रिकवरी कब होती है, तो रिकवरी फेज बिलीव टू बी कंसाइड विद रीमाइलिनेशन एंड एक्सोनल प्रोसेस रीग्रोथ, ठीक है। जब वो जो ऊपर से माइलिन शीट थी जो डैमेज हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो कब देखने को मिलेगा, ये हमको कहता है जब उसका रीमाइलिनेशन और जो एक्सॉन डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उस एंटीबॉडी ने, जब वो रीग्रोथ होने लगते हैं तब हमको रिकवरी फेज देखने को मिलती है। रिकवरी फेज क्या मिलती है, कैन लास्ट फ्रॉम 4 मंथ टू 3 ईयर्स। कब से कब तक, 4 महीने से लेकर 3 वीक्स तक हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। 4 महीने से 3 ईयर्स तक, सॉरी, ठीक है, 3 ईयर्स तक हमको देखने को मिलती है रिकवरी फेज़। तो समझ में आ गया है, एक्यूट फेज़, प्लेट्यू फेज़ एंड रिकवरी फेज़, तीनों को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार क्लीन कर दूँ मैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मैंने आपको जनरली मुँह तो बता दी है कि लेकिन किस तरीके से होता है मैं आप यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए ज़रा मैं इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट, तो देखिए क्या है इसमें, इन्फेक्शन विद ऑर्गेनिज्म कॉन्टेन अमाइनो एसिड्स, जो मैंने आपको बताया था, दैट मिमिक द पेरिफेरल नर्व माइलिन। जो पेरिफेरल नर्व होती हैं उन पे जो माइलिन शीट चढ़ी होती है उनके अंदर जो पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, वही अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो कि हमारा साइटोमेगालोवायरस या कंपाइलोबैक्टर जिजनाई है, ठीक है। सेकेंड आते हैं एडीमा एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द अफेक्टेड नर्व। यहाँ एडीमा इन्फ्लामेटर ऑफ अफेक्टेड नर्व, अफेक्टेड नर्व हम किसको बोल रहे हैं कि जो हमारे एंटीबॉडीज़ बने थे वो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जो हमारी नर्व होती है, ठीक है, जो नर्व होती है उस नर्व के ऊपर माइलिन शीट होती है, उस माइलिन शीट में पाए जाने वाले जो सेम अमाइनो एसिड थे, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उस माइलिन शीट पे आके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करेंगी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने की वजह से हमको एडीमा और इन्फ्लामेशन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एडीमा एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने सेकंड वाला पॉइंट जो था ये देख लिया। थर्ड आते हैं इम्यून सिस्टम फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरेन बॉडी प्रोटीन एंड नर्व प्रोटीन। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, वो ये पता नहीं लगा पाता है कि नर्व्स में पाया जाने वाला प्रोटीन हमारी बॉडी का अपना है या फिर जो वायरस आया है उसके अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन हमारी बॉडी का है।
तो उसके धोखे में क्या होता है, वो वायरस के धोखे में हमारी बॉडी में पाए जाने नर्व्स जो हैं, उन नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीट है, उन माइलिन शीट में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड प्रोटीन्स जो हैं, उन प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है उस वायरस के संग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम फेल होता है। फोर्थ आते हैं डीमाइलिनेशन ऑफ द अफेक्टेड नर्व्स। जो अफेक्टेड नर्व्स हैं हमारी, जिन नर्व्स पे वो एंटीबॉडीज़ ने वर्क किया है, उन नर्व्स का क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। मतलब माइलिन शीट जो होती है वहाँ की डिस्ट्रॉय या डैमेज या ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स स्टॉप्ड एंड स्लो। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो नर्व इम्पल्स को कैरी करने वाला सिस्टम है, ठीक है, क्यों क्या होता है कि एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, मतलब वहाँ से जो चेंजेस होते हैं, मतलब कैरी इम्पल्स बढ़ती है आगे, तो वो इम्पल्स नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कैरी करने वाला जो मेन चीज़ थी, जो इम्पल्स को आगे बढ़ाने वाली थी, माइलिन शीट, वो माइलिन शीट तो डैमेज हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, या फिर डैमेज हुई है तो क्या होगा, वो थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के करके स्लो करके उसको आगे पास करेगी इम्पल्स को। अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है तो क्या होगा, जो इम्पल्स आगे जा रही है वो इम्पल्स जा ही नहीं पाएंगी, नर्व इम्पल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं सिक्स चीज़ में। तो सिक्स में क्या देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस विद नर्व डी नर्वेशन एंड एट्रोफी। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब या तो उस जगह की, जिस जगह से उन्होंने ख़त्म किया है, जहाँ की माइलिन शीट ख़त्म करी है जिस नर्व की, वो नर्व जिस भी पार्ट को सप्लाई कर रही होगी। ठीक है, अगर फेशियल नर्व है उसको ख़त्म किया है, तो फेशियल नर्व जहाँ भी सप्लाई कर रही है फेस में, ठीक है, पूरे फेस को सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एकदम से पैरालिसिस वाले लक्षण देखने को मिला, फेशियल पैल्सी के आपको लक्षण देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ड्रूबिंग ऑफ सलाइवा, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसमें, डीनर्वेशन का मतलब देखो मैंने नीचे लिख भी दिया, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई, मतलब वहाँ पर नर्व सप्लाई जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा आपको लगेगा, या फिर ऐसा होता है। ठीक है, इसमें रीजनरेशन की वजह से दोबारा आ भी सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी है। ठीक है, तो लॉस ऑफ नर्व सप्लाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, ये पैथोजेनेसिस पूरी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार क्लियर कर दें। अब आते हैं मेन चीज़ क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज मतलब जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं पूर्व रूप। ठीक है, तो हमको पहले पूर्व रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा, हेडेक, वॉमिटिंग, स्लाइट फीवर, हल्का हल्का फीवर देखने को मिलेगा, पेन इन बैक एंड लिम्स। ठीक है, हाथ पैरों में और पीछे बैक में पेन देखने को मिलेगा, सिर में दर्द देखने को मिलेगा, उल्टियाँ आएंगी, फीवर रहेगा, और ये सब चीज़ें हमको देखने मिलती हैं। अब आते हैं लेटेंट पीरियड। तो पहले तो ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लेटेंट पीरियड क्या होता है, तो हम बताते हैं। लेटेंट पीरियड वो पीरियड होता है बॉडी में इन्फेक्शन के प्रवेश करने से लेकर फर्स्ट सिम्टम के डेवलप होने के बीच में जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन आने से लेकर उस इन्फेक्शन से पहला सिम्टम, जो पहला लक्षण दिखेगा, ठीक है, चाहे वॉमिटिंग हो, फीवर हो, या कोई भी लक्षण हो, वो पहला लक्षण दिखने के बीच में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। लेटेंट पीरियड कितना होता है, फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स, मतलब कुछ हफ्तों से लेकर कुछ वीक्स तक, जो कि मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 2 वीक्स के आसपास करीब रहता है। ठीक है, मे बी एब्सेंट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी इफेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बताया है वो 2 वीक्स के आसपास होता है। ठीक है, फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। अब आते हैं स्टेज ऑफ पैरालिसिस। एट लास्ट हमको क्या देखने मिलती है, स्टेज ऑफ पैरालिसिस देखने के लिए मिलती है इसमें। ठीक है, जब लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब क्या होगा, सप्लाई होना बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ नर्व सेंसेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगी नर्व सप्लाई, तो वहाँ पर क्या होगा, पैरालिसिस ही हो जाएगी। अगर हाथ में सप्लाई होना बंद हो गया तो क्या होगा, हाथ में पैरालिसिस आएगी, ड्रूपिंग, क्या बोलते हैं, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, या फिट ड्रॉप हो गया अगर हम पैर में देख रहे हैं। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस हमको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के ये मिलते हैं। अब ये देखते हैं कब शुरू होता है। पेशेंट में कम इन दिस स्टेज द इनिशियल स्टेज बीइंग एब्सेंट। ठीक है, पेशेंट जब आता है हमको, वो उसमें इन किसी भी प्रॉब्लम से हमारे पास नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाली प्रोड्रोमल स्टेज, पूर्व रूप या फिर लेटेंट पीरियड जो है हमारे पास, इसमें पेशेंट कभी नहीं आता। पेशेंट हमारे पास आता है जब स्टेज ऑफ पैरालिसिस, जब उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस या फिर उसके हाथ पैर जो होते हैं काम करना बंद कर चुके होते हैं, तब इसमें पेशेंट हमारे पास आता है। पेशेंट में कम इन दिस स्टेज द इनिशियल स्टेज बीइंग एब्सेंट, इसलिए बोलते हैं इनिशियल स्टेज में भी एब्सेंट, पहले की स्टेज में पता ही नहीं होती पहले हुआ क्या था।
कुछ नहीं पता होता। द अलार्मिंग क्लिनिकल पिक्चर्स विद द मोटर वीकनेस प्रोग्रेसिव टू पैरालिसिस में पेशेंट क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में पहले तो कमज़ोरी रहती थी, पहले मेरे पैरों में कमज़ोरी रहती थी कि मैं थोड़ा थोड़ा चल लेता था, लेकिन दर्द होने लगता था, मैं बैठ जाता था, आराम कर लेता था, फिर चलने लगता था। लेकिन अब क्या है, मेरे पैरों से बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा, बिल्कुल पैरालिसिस हो गया है, बिल्कुल ही मेरे पैरों से काम नहीं कर मिल रहा है, हाथ पैर चल ही नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ देखने मिलेगी। एंड वेरियस सेंसरी डिस्टर्बेंस, मोटर के साथ साथ में सेंसरी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। लेकिन मोटर जो डिस्टर्बेंस होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो मोटर नर्व जो वीकनेस होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है, मतलब मोटर का जितना भी काम देखने को मिलेगा, मोटर का जो काम होता है वो कम हो गया होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब मोटर नर्व जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टेड देखने को मिलती हैं। सेंसरी भी होती है लेकिन मोटर प्रीडोमिनेंट होता है इस बीमारी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। ठीक है, तो डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, पहले तो करेंगे मोटर सिम्टम्स के बेस पे, सेकेंडरी करेंगे सेंसरी सिम्टम्स के बेस पे। तो मोटर सिम्टम्स में क्या देखने मिलता है, ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस। ठीक है, मोटर सिम्टम्स, अगर मोटर नर्व जो है इम्पल्स कैरी नहीं कर पा रही है तो हमको ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस सडन या ग्रेजुअल, ठीक है, या तो एकदम से देखने को भी मिल सकता है। अगर पेशेंट जो है बहुत लेट स्टेज में आया है जाके हमारे पास, तो हमको क्या होगा, सीधे पैरालिसिस देखने को मिलेगी। या फिर पेशेंट थोड़ा पहले आ गया, वो बोलेगा कि हमको वीकनेस हो रही है, और वीकनेस से हल्का हल्का करके उसको पैरालिसिस में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस क्या होगा, सडन या ग्रेजुअल, वो पेशेंट के आने पर डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके क्या स्टार्टिंग में बीमारी क्या आया है, क्या बीमारी प्रोग्रेस कर चुकी है उसके बाद आया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रॉक्सिमल वीकनेस मोर देन द डिस्टल वीकनेस, मतलब प्रॉक्सिमल वीकनेस जो होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी डिस्टल वीकनेस से। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है कि अगर मैं मान के चलूँ मेरा लोअर लिम्ब में हुआ है, तो मेरे लोअर लिम्ब में आपको कहाँ पर पहले नी की, मतलब जहाँ पर मान के चलते हैं कि नी के आसपास ज़्यादा देखने को मिलेगी, लैब के पास में आपको कम देखने को मिलेगी। मतलब प्रॉक्सिमल वीकनेस इज़ मोर देन डिस्टल वीकनेस, प्रॉक्सिमल वीकनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हमारी प्रॉक्सिमल मसल्स होंगी उसमें वीकनेस ज़्यादा मिलेगी डिस्टल मसल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी क्या देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, ऑल फोर लिम्ब बी पैरालाइज्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली, और फर्स्ट लोअर देन द अपर। ठीक है, या तो हमको चारों की चारों लिम्ब, मतलब पेशेंट लेट स्टेज में आया है काफ़ी ज़्यादा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से कैरी करा है ये डिसीज़ है, किस तरीके से प्रोसेस हुई है, पैर से हाथ में आई है, पैर नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग करती हुई है या डिसेंडिंग करती हुई है, या अगर चारों लिम्स पैरालिसिस मिलते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया तो हमको देखने मिल रहा है कि पैर पैरालिसिस हो गई है और ये आगे के लिए बढ़ रही है, मतलब अपर लिम्ब के लिए बन रही है, तो ठीक है, तो हमको ये देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ में ध्यान रखिएगा कि इसमें पेशेंट की जो फोर लिम्स होती हैं या तो साइमल्टेनियस आपको सभी पैरालिसिस के स्टेज में देखने को मिलेंगी, अदरवाइज़ क्या होगा, और फर्स्ट लोअर देन अपर, मतलब पहले क्या देखने को मिलेगा, पहले आपको लोअर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको अपर लिम्स की पैरालिसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट मसल अफेक्ट इक्वली, प्रॉक्सिमल की मसल हो या डिस्टल की मसल हो, दोनों इक्वल ही अफेक्ट होती हैं। जैसे जैसे बीमारी आगे प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे वो उस पार्ट की मसल को इक्वली ही बिल्कुल इफेक्ट करेगी। ठीक है, जितना प्रॉक्सिमल मसल को इफेक्ट कर रही है उतना ही डिस्टल मसल को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल नेक एंड ट्रंक, मसल कौन कौन सी होती है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया और ऑर्थोप्लेजिया। ठीक है, आई साइड मतलब आई प्रॉब्लम होगी आपको, और खाना वगैरह को निगलने में भी दिक्कत देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्स, इसमें जो होता है ये चीज़ याद रखने की है कि आपको सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्स जो है ये आप याद रखिए, एक तो ये वाले, और लॉस ऑफ आपको सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्स, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमने जो बीमारी पढ़ी थी माइस्थीनिया ग्रेविस, उसमें हमारे रिफ्लेक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, रिफ्लेक्स वगैरह हमारे प्रॉपर थे। लेकिन इसमें हम क्या देखने मिलता है, लॉस ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्स, चाहे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स हो चाहे डीप रिफ्लेक्स हो, सभी लॉस मिलेंगे हमको देखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमें मोटर सिम्टम्स देख लिया। हम आते हैं सेंसरी सिम्टम्स के ऊपर। तो सेंसरी सिम्टम्स में क्या देखने मिलता है, पेन, रेटिकुलर इन्वॉल्विंग मोस्ट कॉमनली द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द लिम्ब। ठीक है, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द लिम्ब में देखने को मिलेगा रेटिकुलर इन्वॉल्वमेंट। बाकी बढ़ते हैं आगे, नम्बनेस और टिंगलिंग। ठीक है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा पैर एकदम सुन्न हो गया है या चींटी ऐसी काटने लगी छोटी छोटी, मतलब कई दबा के बैठ जाते हैं, तो जैसी सेंसेशन उस टाइम आपको देखने को मिलती है वैसे ही आपको सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेंसेशन में बी इम्पेयर्ड एट द पेरीफेरी एंड द मसल में बी टेंडर। ठीक है, पेरीफेरी पे क्या होता है, ये सेंसेशन इम्पेयर्ड हो सकती है और मसल जो हो सकती है टेंडर भी हो सकती है, मतलब पेशेंट छूने ही नहीं दे आपको मसल की, पेन हो रहा है, इतनी रेज पेन हो रहा है कई बार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंसरी में ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मोटर के सिम्टम्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी जो है मोटर न प्रोडोमिनेंट है। तो हमको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि मोटर प्रोडोमिनेंट बीमारी है, इसलिए मोटर सिम्टम्स हमको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इसमें न्यूरल कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज़। इसमें हमको क्या देखना है, टिपिकली अर्ली फाइंडिंग आर प्रोलॉन्ग डिस्टल मोटर लेटेंसी। ठीक है, पहली चीज़ डिस्टल मोटर लेटेंसी इन ईदर अपर और लोअर लिम्ब प्रोलॉन्ग। ठीक है, एफ वेव लेटेंसी एंड लोअर मसल एक्शन पोटेंशियल एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल एम्पलीट्यूड होगा मसल्स का वो कम देखने को मिलेगा, मतलब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइलिन शीट जो उसको आगे कन्वे करने वाली हैं वो ही डैमेज हो चुकी हैं। जब वो ही डैमेज हो चुकी हैं तो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा हमारा, वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम नर्व कंडक्शन टेस्ट करते हैं उसमें क्या होगा, जो हमारा कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन करने वाला मेन चीज़ जो होती है माइलिन शीट, वो माइलिन शीट जो हो गई है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, एफ वेव लेटेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये मैं आपको आगे जब वो नर्व कंडक्शन टेस्ट पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, अभी आप इतना यहाँ पर याद रख लीजिए, उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्लोइंग ऑफ नर्व कंडक्शन इंडिकेट डीमाइलिनेशन इज लेटर। ठीक है, अगर नर्व कंडक्शन जो है, ठीक है, वो स्लो है, स्लोइंग ऑफ नर्व कंडक्शन अगर स्लो है, इंडिकेट डीमाइलिनेशन इज सीन लेटर, मतलब डीमाइलिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट में। ठीक, अगर कंडक्शन जो हो रहा है वो स्लो होता जा रहा है, ऐसे समझिए। एक सेकंड बताता हूँ, रुकिए। जैसे ये कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये जो है स्लो हो गया है, मतलब आगे जो है हल्के हल्के जा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको लास्ट में क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं CSF एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन लेवल यूजली इंक्रीज, प्रोटीन लेवल बड़े मिलेंगे, समटाइम अप टू 6 ग्राम पर लीटर, ये बहुत हो गया, 6 ग्राम पर लीटर आपको CSF में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। सम पेशेंट में हैव नॉर्मल लेवल इन द फर्स्ट वीक, लेकिन फर्स्ट वीक में क्या होता है, कुछ पेशेंट में ये आपको एकदम नॉर्मल भी देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब, तो इसमें दे रखा है ये इसका क्राइटेरिया आप याद रखिए, ये ज़रूरी है आपको याद रखना, एसबरी क्राइटेरिया ऑफ गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए, पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, आता भी है ये। तो हम इसमें बताएंगे कैसे कैसे है। तो फीचर रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोस, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए बीमारी के अंदर। ठीक है, प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस ऑफ मोर देन वन लिम्ब, पहली चीज़ क्या होता है, मोर देन वन लिम्ब में प्रोग्रेसिव वीकनेस होनी चाहिए, मतलब वीकनेस रुकी हुई ना हो, प्रोग्रेस कर रही हो, बढ़ रही हो, वीकनेस टाइम टू टाइम वो बढ़ती जा रही हो, प्रोग्रेसिव वन लिम्ब वीकनेस। ठीक है, पहला चीज़ ये हमको याद रखना है, वन लिम्ब प्रोग्रेसिव, मतलब एक लिम्ब से ज़्यादा लिम्ब में वीकनेस, मतलब दोनों पैर या दोनों हाथ में इस तरीके से वीकनेस हमको देखने को मिलनी चाहिए, और वीकनेस कैसी हो, जो प्रोग्रेसिवली बढ़ रही हो, कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ती जा रही हो, इस तरीके की होनी चाहिए। कैन प्रोग्रेस टू टोटल पैरालिसिस, और एट लास्ट में हो सकता है वो पूरी तरीके से पैरालिसिस हो गई हो, या चारों आर्म्स की एक्सट्रीमिटीज़ की पैरालिसिस हो सकती हो। ठीक है, सेकंड चीज़ एयरफ्लेक्सिया। ठीक है, एयरफ्लेक्सिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रोफिक रिफ्लेक्स सच एज नी जर्क। ठीक है, मतलब हमारे जो रिफ्लेक्स थे, टेंडन रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, उसमें क्या बोल रहे हैं, एयरफ्लेक्सिया मतलब जो हमारे रिफ्लेक्स हैं, वो रिफ्लेक्स जो होते हैं न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स, वो गायब हो गए हों। ये दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिलेंगी तभी हम उसमें डायग्नोसिस तक पहुँचेंगे। पहली चीज़ क्या है हमारी, मोर देन वन लिम्ब प्रोग्रेसिव वीकनेस। सेकंड चीज़ हमारी क्या है, जो टेंडन बोल रहा हूँ, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स हैं। ठीक है, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स हैं वो रिफ्लेक्स ख़त्म हो गए हों। ठीक है, एब्सेंस हो, तो ये दो चीज़ अब मिलेंगी तो हम इसकी डायग्नोसिस पर पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, क्लिनिकली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फीचर स्ट्रांगली सपोर्टिंग द डायग्नोसिस, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो स्ट्रांगली इसकी डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, प्रोग्रेसिव ऑफ सिम्टम एंड साइन ओवर डे अप टू 4 वीक, मतलब जिस दिन से आपको फर्स्ट सिम्टम मिला है उस दिन से लेकर चौथे वीक तक कंटिन्यूस साइन एंड सिम्टम्स में प्रोग्रेशन होना चाहिए।
ऐसा नहीं है रुक गए हो, बढ़ते रहते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट है जो सपोर्ट करता है आपको डायग्नोसिस में। रिलेटिवली सिमेट्री ऑफ द सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सिमेट्री ऑफ सिम्टम्स मतलब दोनों पैर एक संग वीकनेस में आना शुरू होंगे। ऐसा नहीं होगा एक पैर पहले हो जाए फिर दूसरा पैर हो, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में मतलब सिमेट्री के संग बीमारी चलती है। अगर पैर हुए तो दोनों पैरों में वीकनेस एक संग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ माइल्ड सेंसरी सिम्टम्स और साइंस। सेंसरी सिम्टम्स या साइन आपको कम देखने के मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मोटर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट स्पेशली फेशियल डिप्लीजिया, ठीक है। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कौन सा? फेशियल नर्व आपको मैंने पहले बोली, फेशियल डिप्लीजिया आपको देखने को मिलेगा इसमें कंडीशन में, ठीक। फिफ्थ, रिकवरी बीइंग 2 to 4 वीक आफ्टर प्रोग्रेसिव सीजेस, ठीक है। जब बीमारी का प्रोग्रेशन जो है, ठीक है, बीमारी का प्रोग्रेशन अब तक बोला था 4 वीक तक आपको देखने को मिलता है। जब बीमारी का प्रोग्रेशन जो होगा रुक जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाएगा, उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 2 से 4 वीक के, ठीक है। जब रिकवरी प्रोग्रेसिव जो होता है सीज हो जाता है, जब प्रोग्रेसिव एक सेकेंड बंद हो गया, जब यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब प्रोग्रेशन स्टेज जो है, प्रोग्रेसिव स्टेज जो है इसकी, जब प्रोग्रेसिव स्टेज सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको रिकवरी स्टेज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। एब्सेंस ऑफ फीवर एट ऑनसेट ऑफ इलनेस, ठीक है। जब ये बीमारी शुरू होगी तो आपको फीवर का ऑनसेट कम मिलेगा। हमने शुरू में मोटर वाले जो सिम्टम्स पढ़े थे उनमें पढ़ा भी था कि कैसा फीवर था, माइल्ड फीवर था, बहुत हल्का सा फीवर था, ठीक है। तो एब्सेंट मिलेगा या फिर बहुत हल्का फुल्का फीवर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं CSF वाले पे। तो CSF में हमने देखा ही है कि हमको क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड CSF प्रोटीन, ठीक है, आफ्टर 1 वीक ऑफ सिम्टम्स। 1 वीक जब हम सिम्टम्स आते हुए हो जाएंगे उसके बाद हमको CSF प्रोटीन जो होगा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल काउंट मोर देन 10 मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पर CSF, ठीक है। तो हमको ये देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक हम करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक में हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमको एविडेंट ऑफ नर्व कंडक्शन स्लो और ब्लॉक। जो नर्व कंडक्शन हो रहा था, जो नर्व का कंडक्शन आगे के लिए हो रहा था, या तो वो बिल्कुल ही स्लो हो चुका होगा या फिर बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब ये देखिए क्या है यहाँ पर, हम देख रहे हैं फीचर्स मेकिंग द डायग्नोस्टिक डाउटफुल, मतलब ऐसे फीचर्स देख रहे हैं जो हमारी डायग्नोसिस को डाउटफुल बना सकते हैं, मतलब इनके कारण हमारी डायग्नोसिस में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा पहला फीचर है, मार्क्ड परसिस्टेंट एसिमेट्री ऑफ वीकनेस, ठीक है। एसिमेट्री हमने देखा है ये कैसी होती है, स्टार्टिंग देख सकते हैं, सिमेट्री होती है। वीकनेस कैसी होती है, सिमेट्रिकली चलती है। अगर दोनों पैरों में चल रही है तो एक संग चल के आएगी, ऐसा नहीं कि एक हाथ में एक पैर में चल रही हो, ठीक है। तो दोनों में सिमेट्रिकली चलती है। सेकंड चीज़, मार्क्ड ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन। अगर हमको बाउल और ब्लैडर डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोस और बना सकते हैं कि हो सकता है कि इन सिस्टम से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये नीचे तक प्रॉब्लम प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए वीकनेस आ रही हो। तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इसमें हमको डाउट बना सकते हैं कि अगर डिसफंक्शन हो रहा हो, ठीक है, उसको फीसेस करने में प्रॉब्लम हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन बन रहा हो उसको, या फिर बाउल डिसफंक्शन या ब्लैडर डिसफंक्शन हो, यूरिनेशन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यहाँ पर हमको सोचना चाहिए कि बीमारी है भी या नहीं है, या कुछ और भी हो सकता है, उसके साथ में कुछ और तो नहीं है, तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रेजेंस ऑफ द पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, अगर ये पाई जा रही हैं, ठीक है, तब भी हम सोच सकते हैं। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाए जा रहे हैं, तब भी इसमें हम कर सकते हैं कि ये नहीं होते हैं जनरली, या ठीक है ये बहुत ही कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसलिए। या फिर मोर देन 50 मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाए जा रहे हैं, 50 तक तो मोर देन 50 तो नहीं होते हैं, उससे कम ही होता है, काफ़ी कम होता है। अगर ये इतने ज़्यादा पाए जा रहे हैं सीरम वो CSF के अंदर, तब भी ये प्रॉब्लम, मतलब ये जो है डिफरेंशियल हम कर सकते हैं किसी और बीमारी के, मतलब कोई और बीमारी का लक्षण तो नहीं है, कोई और बीमारी तो इसके साथ में नहीं बन रही है, या फिर बीमारी ही कोई और है, हम कहीं और जा रहे हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो ये जो होते हैं ये कुछ लक्षण हैं जो कि हमको यहाँ पर डायग्नोस करने में दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि डायग्नोसिस में प्रॉब्लम कर सकते हैं। लास्ट क्या है,
साफ सेंसरी लेवल्स बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिल रहे हैं, जबकि हम जानते हैं इस बीमारी के अंदर क्या है, मोटर प्रीडोमिनेंट है। मतलब ये मोटर नर्व्स जो है या मोटर जितने भी हमारे लक्षण हैं वो प्रीडोमिनेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर्स जो होते हैं डाउट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। देखिए हाँ, तो यहाँ पर जो है यहाँ दे रखा है फीचर्स एक्सक्लूडिंग द डायग्नोसिस। ठीक है, फीचर एक्सक्लूडिंग द डायग्नोसिस, तो इसमें कौन कौन से हैं देखिए, डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट इंटरमिटेंट पोफारिया, ठीक है, या फिर रेसिडेंट डिप्थीरिया इन्फेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ द बॉट्यूलिज्म, पोलियोमाइलाइटिस, हिस्टेरिक पैरालिसिस, टॉक्सिक न्यूरोपैथी, ठीक, प्योरली सेंसरी सिंड्रोम्स। ठीक, तो आप ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट हम दो तरीके के, रेस्पिरेटरी केयर और कार्डियक केयर किस तरीके से करते हैं तो देखते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे हम रेस्पिरेटरी केयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी केयर जाके हमको लाइफ थ्रेटनिंग बनाता है। तो रेस्पिरेटरी केयर में देखते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी केयर के अंदर इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर मॉनिटरिंग, वाइटल कैपेसिटी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, वाइटल जो है वाइटल कैपेसिटी मॉनिटरिंग करती रहनी, कब कब, हर 4-4 घंटे में। ठीक है, क्योंकि वाइटल हमारा नॉर्मली वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 3 to 5 लीटर के आसपास होती है। अगर इससे कम जा रही है तो मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, हम देखते हैं इससे कम कितने कितने पे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इफ़ अगर ये 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर से कम जा रही है, ठीक है, तब उस टाइम हम इसको अर्जेंटली वेंटिलेशन पर डालते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन वेंटिलेशन पर डालने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कहीं पर एयर एस्केपिंग तो नहीं हो रही है। अगर एयर एस्केपिंग जैसी कंडीशन आ रही है तो सबसे पहले हम फेशियल वीकनेस की वजह से, कुछ लोगों क्या होता है एयर एस्पेकिंग होती रहती है, मतलब जैसे अगर किसी को फेशियल जो है वो मसल्स वीक हैं तो वो सांस सही से नहीं ले पाते हैं। सांस सही से नहीं ले पाने के कारण क्या होता है, उनको सही से एयर जाती नहीं है अंदर, इसके कारण क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी में हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि एयर एस्केपिंग है कि नहीं है। अगर एयर एस्केपिंग आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या है, आप उसके लिए पेशेंट टेक्निक्स के द्वारा उसको करेक्ट करिए, उसको देख के। ठीक, और दूसरी चीज़, अगर आपको एयर एस्केपिंग नहीं मिल रही है, उसके बाद भी लेस देन 1 लीटर आपका वाइटल कैपेसिटी जा रही है, तो आप उसको तुरंत ही वेंटिलेशन पे डाल दीजिए। थर्ड चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़, अगर वाइटल कैपेसिटी हमारी लेस देन 1.5 लीटर है, मतलब 1.5 लीटर से कम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, चौथी चीज़ क्या है हमारी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं उसका हम, और फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक में क्या क्या देखते हैं, तो देखिए कार्डियक में क्या दे रखा है, कार्डियक मॉनिटरिंग कंटिन्यूस करते रहने चाहिए हमको। ठीक, इसमें हार्ट रेट अगर हमारी लेस देन 50, अगर 50 से कम हमारी हार्ट रेट जा रही है तो तुरंत याद रखनी चाहिए, दो चीज़ करते हैं, पहला ट्रैकियल सक्शन करते हैं, दूसरा टेम्परेरी कार्डियक पेसिंग करते हैं। कार्डियक पेसिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू जो हार्ट होता है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, मतलब हार्ट को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं टेम्परेरी कार्डियक पेसिंग में, ताकि क्या हो सके, जिसके कारण हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सके। ठीक, तो कार्डियक केयर में हम ये करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करते हैं इसमें और। तो नेक्स्ट चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस एंड द लिम्ब डिफॉर्मिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट वीक है, मोटर वीकनेस की वजह से लिम्स वगैरह उठा नहीं पा रहा है या चल नहीं पा रहा है या पैरालिसिस हो गई, तो क्या हो सकता है, वहाँ पर डीवीटी भी हो सकती है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, बेड सोर्स भी बन सकते हैं, या फिर पैर उल्टा सीधा पड़ा हुआ है तो उसके कारण डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये भी चीज़ देखने वाली होती है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि ये सब ना हो, तो पहली चीज़ क्या होती है, सबक्यूटेनियस हिपैरिन देते रहते हैं। ठीक है, हिपैरिन क्या होता है, थ्रोम्बोसिस नहीं होने देता है उसके अंदर। ठीक, उसके बाद अप्लाई एंटी एम्बोलिक शॉकिंग, एंटी एम्बोलिक शॉक मतलब एम्बोलिज्म वगैरह ना बने इसलिए। ठीक, और बाकी उसकी पोजीशन जो होती है टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, और पोजीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि बेड सोर्स या फिर किस तरीके की वहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन या डिफॉर्मिटी वगैरह ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन जाए मसल्स में, तो उसके लिए पोजीशन को बहुत ध्यान रहता है। एक्टिव ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं, इंट्रावेनस ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन चलाते हैं। क्या मात्रा चलता है, 0.4 ग्राम पर केजी पर डे फॉर 5 डेज़, 5 दिन के लिए चला जाता है। कितना, 0.4 ग्राम पर केजी के हिसाब से। ठीक है, पर डे 5 फॉर 5 डेज़ चलता है। उसके बाद देखते हैं इफ डिटोरेशन कंटिन्यू, अगर ये लक्षण बने रहते हैं वैसी के वैसी, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं, फर्दर IV इम्यूनोग्लोबिन चलाते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज। ठीक है, कितना, 50 ml पर केजी फॉर 5 ओकेशन ओवर 7 to 10 डेज़। ओके, यहाँ तक आपका ये एक्टिव ट्रीटमेंट हो गया। अब ये ख़त्म होता है टॉपिक। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।
आपको ऐसे ही आगे जितने भी टॉपिक्स हैं हम काय चिकित्सा के मॉडर्न के, वो सारे आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि कोई चीज़ हम जो और बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आवर चैनल।